गुड मॉर्निंग। आज ट्यूसडे मॉर्निंग है और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 11th के लिए। अच्छा, क्लास 11th में अभी मैंने यूनिट एंड डायमेंशन एरर एनालिसिस वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। स्क्रू गेज मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। स्क्रू गेज में याद रखना, जो स्टैंडर्ड स्क्रू गेज यूज करते हैं उसमें पिच का वैल्यू होता है 1 मिलीमीटर। पिच क्या होता है? जब आप थिम्बल को रोटेट करते हो तो थिम्बल को रोटेट करने पर वो जो स्पिंडल है, स्पिंडल में कितना आगे वो मूव करता था, वो स्लीव को कितना कवर करता था या रोटेट करने पे कितना आगे मूव करता था, उसको पिच बोलते थे। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल करने से अपने को लीस्ट काउंट मिल जाता था। और यहाँ पर रीडिंग कैसे फाइंड करते थे? रीडिंग हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। इस तरह से हमने क्या किया था? वैल्यूज मेजर किया था। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने जीरो एरर के बारे में बताया था। जब भी जरूरत से ज्यादा रीडिंग आ जाए, वर्नियर कैलिपर में जीरो रीडिंग आता है आपके लिए। तो वर्नियर कैलिपर में अगर जीरो रीडिंग आ जाए तो उसमें क्या करते हैं, अगर वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट में है तो वहां पर पॉजिटिव जीरो एरर है। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो करेक्शन में, अब जरूरत से ज्यादा वैल्यू आ रहा है तो करेक्शन में माइनस करना पड़ता है। और अगर वर्नियर का जीरो जो है वो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में है तो वहां पर जरूरत से कम वैल्यू आ रहा है तो वहां पर वो नेगेटिव एरर है। नेगेटिव एरर के केस में करेक्शन में अपने को ऐड करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने वहां पे एरर वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज क्या करना है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है, तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही आज का जो लेक्चर है बहुत ही बेसिक है। आपने बहुत सारी बातें आपको पहले से पता होगा, बस ये एज अ शॉर्ट ऑफ रिवीजन है जो आप क्या करोगे आगे के चैप्टर्स में यूज करोगे। छोटे छोटे कंसेप्चुअल कंसेप्ट्स जो होंगे वो मैं आपका क्लियर करते जाऊंगा, ठीक है? अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब हमने इससे पहले पढ़ा था, एक मिनट, हाँ, तो अब क्या है ना, इससे पहले वाले चैप्टर में जब आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा था तो काइनेमेटिक्स में ना मोशन के बारे में बात करते थे कि पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, इतने स्पीड से मूव कर रहा है, इतना एक्सेलरेशन है, इतना डिस्टेंस हुआ, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ एंड सो ऑन। इस तरह से हम बात करते थे। एनएलएम में क्या करेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम क्या करेंगे, हम कॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। मतलब अगर एक पार्टिकल चला तो वो क्यों चला इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब ये क्यों चलता है? तो ये चलता है फोर्स के कारण। कोई भी पार्टिकल को अगर आपको मूव कराना है तो आपको एक अनबैलेंस फोर्स उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने एक अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया है तो पार्टिकल नहीं चलने वाला। अच्छा, अब ये या तो मैं इसको एनएलएम से नाम से बोलता हूँ या इसको डायनामिक्स के नाम से भी हम पढ़ते हैं, ठीक है? अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फोर्स। फोर्स से स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स क्या होता है? तो बेसिक आपने पढ़ा होगा कि फोर्स जो है, फोर्स या तो एक पुश है या एक पुल है। फोर्स क्या है? फोर्स इज अ पुश और अ पुल। अब ये फोर्स कर क्या सकता है? ये सब बेसिक बेसिक बातें आपको आती होगी। फोर्स क्या कर सकता है? तो फोर्स जो है वो एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकता है। फोर्स जो है वो एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकता है, चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और क्या कर सकता है? किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। ये सब बातें आपको आती हैं, इन सब के बारे में बात नहीं करने वाला। मैं सीधा सीधा बात करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स की, ठीक है? हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स में ना ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें फोर्स को तो दो तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। एक होगा कांटेक्ट फोर्स, एक होगा कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा होगा फील्ड फोर्स या नॉन कांटेक्ट फोर्स। फील्ड फोर्स या नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या है? कांटेक्ट फोर्स का मतलब है ऐसे फोर्सेस जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिजिकल कांटेक्ट है। जैसे अगर मैं बोलूं टेंशन, टेंशन क्या होता है? तो टेंशन धागे में होता है। जैसे अगर आप क्या करोगे, एक वॉल है ऐसा, वॉल से एक धागा बांध दिया और यहाँ पर एक मास को ऐसे अटैच कर दिया, तो अगर आप देखोगे तो धागे और ब्लॉक के बीच में एक कॉन्टैक्ट जनरेट हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टैक्ट यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होना स्टार्ट होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? टेंशन। तो कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया टेंशन। फिर आपने पढ़ा होगा नॉर्मल, अगर नहीं पढ़ा है नॉर्मल, तभी नॉर्मल क्या होता है? जब भी आप क्या करोगे, किसी भी ब्लॉक को, मान लो ये सरफेस है, सरफेस पे एक ब्लॉक को रख दिया, तो ये ब्लॉक क्या करता है ना, सरफेस को प्रेस करने की कोशिश करता है। ये जो ब्लॉक है वो सरफेस को प्रेस करने की कोशिश करता है।
तो अगर ब्लॉक प्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो ये जो सरफेस है, सरफेस भी क्या करता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करता है, इसी को बोलते हैं नॉर्मल। मैं सबको डिटेल में बता दूंगा, अभी बस इतना समझ ले कि कांटेक्ट फोर्स का मतलब है जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिजिकल कांटेक्ट है तो उनके बीच में जो फोर्स जनरेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है। अच्छा, फील्ड फोर्स में अगर आपको पता हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं फील्ड फोर्स के। अब फील्ड फोर्स में ना कोई फिजिकल कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं। जैसे क्या है, मान लिया जाए कि अगर ये अर्थ का सरफेस है और अर्थ के सरफेस से अगर आप एक ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट ऊपर में, अर्थ के सरफेस से अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका, ऐसे यहाँ से जमीन से ऐसे जब ऊपर फेंकते हैं तो वो लौट के वापस आ जाता है क्या? अब लौट के ये वापस क्यों आ जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, अर्थ इसको कंटिन्यूअसली अपनी तरफ खींच रहा है। अब अर्थ जब इसको कंटिन्यूअसली अपनी तरफ खींच रहा है तो अर्थ इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। अच्छा, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट हमेशा बना हुआ है क्या? नहीं, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट हमेशा नहीं है। उसी तरह अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करूं तो मान लो एक मैग्नेट था नॉर्थ पोल साउथ पोल और एक दूसरा मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, इन दोनों के बीच में एक फोर्स है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों का फिजिकल कांटेक्ट हो, बिना फिजिकल कांटेक्ट के भी मैग्नेट वन मैग्नेट टू पर फोर्स अप्लाई कर सकता है और मैग्नेट टू मैग्नेट वन पर फोर्स अप्लाई कर सकता है। उसी तरह आपने सुना होगा अगर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन को कुछ दूरी पर रख देंगे तो प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट हुआ क्या? नहीं। तो इस तरह के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्सेस। अब फील्ड फोर्सेस 11th के सिलेबस में अगर बात करें तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी हम नहीं बात करने वाले। अभी हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, टेंशन, नॉर्मल, वेट, इस तरह के फोर्सेस के बारे में ही बात करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स को ही वेट फोर्स बोलेंगे आगे जाके, वो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ये सब बातें अगर आपको नहीं पता है ना तो आप स्क्रीन पॉज करके नोट करते रहना। वैसे मेरे को लगता है ये सब बातें आपको लोअर क्लासेस में बचपन इन द सेंस 8, 9, 10 पे ये सब बातें बताई जाती हैं। स्कूल के टीचर ये सब बहुत अच्छे से बताते हैं। और अगर नहीं बताया गया, अगर आपका स्कूल अच्छा नहीं है, नहीं बताया गया तो कोई बात नहीं, अभी सीख लेते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर एक वर्ड हमने इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने आपको काइनेमेटिक्स में रिलेटिव मोशन में भी बताया था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है द पॉइंट और फ्रेम from which the observer observes the motion of any object। ठीक है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, पॉइंट और फ्रेम फ्रॉम विच द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आपको लिफ्ट वाला प्रॉब्लम याद हो जो मैंने रिलेटिव मोशन में कराया था, ऐसे मैंने क्वेश्चन कराया था ना कि यहाँ पर एक लिफ्ट है, वो कुछ एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, बॉल को ऊपर फेंका तो कितने टाइम के बाद बॉल वापस आके हिट करेगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने आपको दो फ्रेम बताया था, या तो आप लिफ्ट के फ्रेम से सॉल्व कर लो, लिफ्ट के फ्रेम से सॉल्व करेंगे तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यूज करना पड़ता है, और अगर ग्राउंड के फ्रेम से सॉल्व करेंगे तो ग्राउंड को हम एब्सोल्यूट रेस्ट मान लेते हैं। ग्राउंड एब्सोल्यूट, अर्थ हमारा रेस्ट में नहीं है, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम ग्राउंड को एब्सोल्यूट रेस्ट में मान लेते हैं। मतलब हम पूरा जो फिजिक्स पढ़ते हैं ना उसमें हम हमेशा 99% टाइम ये मान लेते हैं कि जो अर्थ है वो रेस्ट में है। एक्चुअल में कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट रेस्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट मोशन में नहीं है। जैसे अगर आप अर्थ में बैठ के अर्थ को ही एनालाइज करोगे तो बोलोगे ना अर्थ तो रेस्ट में है, इसलिए हम 99% टाइम, अब सिंस सब कुछ अर्थ में ही चल रहा है इसलिए हमने क्या किया था, अर्थ को रेस्ट में मान लिया था। लेकिन जब आप प्लैनेटरी मोशन पढ़ोगे ना तो वहां पर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप अर्थ को रेस्ट में मान लोगे, वहां पर अर्थ को आप रोटेट करता हुआ या मूव करता हुआ भी मान सकते हो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सीधा सा मतलब होता है
पॉइंट या फ्रेम जहां से बैठकर क्वेश्चन को या किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज किया जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब याद रखना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक क्लॉक अटैच होना जरूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक क्लॉक अटैच होगा जिससे हम क्या करेंगे, टाइम को मेजर करेंगे। ठीक है, अच्छा। अभी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, दो तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। एक होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम या इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम या इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। दूसरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो होगा नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल या एक्सेलरेटेड फ्रेम। ये दो तरह के फ्रेम होते हैं। अब नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम का मतलब हो गया, या तो जो फ्रेम है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, या जो फ्रेम है वो रुका हुआ हो। इस तरह के फ्रेम को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम के बारे में एक पॉइंट लिख लेना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड, आर वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम। ये भी समझ में नहीं आएगा, बस ये लिख लेना है अभी, ये समझ में आएगा जब सूडो फोर्स पढ़ाएंगे तब। एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम। यहां पे लिख लेंगे नॉन नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या लिख लोगे, एनएलएम इज वैलिड ओनली आफ्टर द इंट्रोडक्शन, ओनली after the introduction, only after the introduction of pseudo force। ठीक है, अपने को ये दो बातें याद करके रखना है। इनर्शियल फ्रेम के बारे में अगर कोई बोले तो इनर्शियल फ्रेम क्या है, तो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम। नॉन एक्सेलरेटेड हो इसका मतलब ये है या तो फ्रेम यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो या वो रेस्ट पे हो, इस तरह के फ्रेम को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड है, ये बात अभी आपको याद रखना है। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम, ऐसा फ्रेम जो खुद एक्सेलरेट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तभी वैलिड होंगे जब एक सूडो फोर्स यूज करेंगे। सूडो फोर्स क्या है इसे बाद में देखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर देखोगे तो जो अर्थ में जो ऑब्जर्वर है वो एक ऐसे फ्रेम है, अर्थ को हमने रेस्ट वाला फ्रेम माना है, तो अर्थ एक ऐसा फ्रेम है जो खुद रेस्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम, सॉरी ये हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम। और अगर लिफ्ट के बारे में बात करें, अगर वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम या एक्सेलरेटेड फ्रेम। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरह से हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक होगा हमारे पास इनर्शियल फ्रेम जहां पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड होंगे, और दूसरा होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम जहां पर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड होंगे आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ सूडो फोर्स। बिल्कुल सही। अच्छा, अब फिर से अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्या करते हैं ना, लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात कर लेते हैं। लॉज ऑफ मोशन कोई नया बात होगा नहीं आपके लिए, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूंगा एग्जांपल्स के साथ। वैसे भी मेरे को लगता है ये सब आपने पहले कभी पढ़ा है। ठीक है, थोड़ा रुक के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने बता दिया। अब क्या करते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ, देखो न्यूटन से पहले भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी काम किया था लॉज ऑफ मोशन में। न्यूटन जो थे वो भाई साहब क्या थे, उनको मैथ्स भी आता था, फिजिक्स भी आता था। तो उन्होंने क्या करते थे, न्यूटन से पहले जितने भी साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने बस वो स्टेटमेंट दे रखा था। न्यूटन भाई साहब क्या थे, चालाक थे, उनको मैथ्स आता था। वो क्या करते थे, वो जो लॉज होते थे उनको वो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के साथ बताते थे, तो लोगों को एक्सेप्ट, लोग उसको ज्यादा एक्सेप्ट करते थे। एक टाइम पर ऐसा हो गया था कि न्यूटन को लोग भगवान मानने लगे थे, कि न्यूटन भाई साहब कुछ भी बोल देंगे सही होगा। ठीक है, और वो थे भी, मतलब उस टाइम के, उस एरा के। ये सब जो बच्चों को आज टफ लगता है, वो न्यूटन को 300 साल पहले ये सब आती थी चीजें। तो जीनियस इंसान तो थे ही वो। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक वर्ड सीखना पड़ेगा, इनर्शिया। ठीक है, अब ये इनर्शिया क्या है, तो इनर्शिया है टेंडेंसी, टेंडेंसी टू रेजिस्ट, टेंडेंसी टू रेजिस्ट
change, tendency to resist change in its original state of rest and motion. ये हमारे पास क्या है, इनर्शिया का मतलब है, ठीक है। इनर्शिया, अगर आपको इनर्शिया आ गया मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आ गया। वो आप जो स्टेटमेंट जानते हो वो भी मैं बताऊंगा, आपके मन में अभी आ रहा हो सर ये तो नहीं था, स्टेटमेंट था, आपने तो स्टेटमेंट लिखा ही नहीं। स्टेटमेंट लिखता हूं मैं भी। यहाँ पर है टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, अपना ओरिजिनल स्टेट। मान लो क्या है ना, आपने ऐसा कुछ पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है, एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है और एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, ठीक है। तो इसका स्टेट क्या है, रेस्ट का, इसका स्टेट क्या है, मोशन का। अब फर्स्ट लॉ क्या बोलता था कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन unless and until acted upon by an external agent, unless and until acted upon by an external force। स्टेटमेंट मैं भी लिख देता हूं, नहीं तो आधे बच्चे स्टेटमेंट के गम से ही मर जाएंगे। स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट या पार्टिकल लिख देते हैं, एन पार्टिकल, पार्टिकल लिखना ज्यादा सही रहेगा, अ पार्टिकल होगा फिर, अ पार्टिकल in rest will remain at rest and a particle in motion, a particle in motion will remain in motion unless and until acted upon, unless and until acted upon by an external unbalanced force। अब सबकी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, जो जो मैंने लिखा है ना सबकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल सा पार्टिकल के बारे में बात करें। अब पार्टिकल इन रेस्ट, अगर कोई पार्टिकल रुका हुआ है तो विल रिमेन एट रेस्ट, अगर कोई पार्टिकल रुका हुआ है तो वो रुका ही रहना चाहेगा। फिर अ पार्टिकल इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो वो चलता ही रहना चाहता है, कब तक, अनलेस एंड अनटिल एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। अब फोर्स जो आप अप्लाई करोगे वो एक तो एक्सटर्नल होना चाहिए, दूसरा अनबैलेंस्ड होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है सर, जैसे अगर मैं एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये फ्लोर पर ऐसे रेस्ट में रखा हुआ है। अब एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस का मतलब क्या है, इसके आस यहाँ पर एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियस सब होंगे ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियस इसी से बना होगा। अब अगर एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई है मतलब क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे ना, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। अब वो जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो एक्चुअल में क्या है, इंटरनल फोर्सेस है। किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं हो सकता अगर उस ऑब्जेक्ट पे क्या है, इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर रहे हो। जैसे अगर आपने बोला कि सर यहाँ पर एक मेरे पास टेबल में एक ब्लॉक रखा हुआ था, अब फोर्सेस तो थे ना सर, कौन से फोर्सेस थे, तो वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो तो है। तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं चला पा रहे, क्योंकि कोई भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को या चलते हुए ऑब्जेक्ट का अगर स्टेट चेंज करना है तो एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए मतलब सिस्टम के बाहर से फोर्स लगना चाहिए। अब सिस्टम के अंदर जितने भी फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर जो भी फोर्सेस है वो इंटरनल फोर्सेस है। इंटरनल फोर्सेस कभी भी मोशन नहीं करा सकते। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन कराना है या चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना है तो आपको बाहर से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और जो बाहर से आप फोर्स अप्लाई करोगे उसको आप क्या बोलते हो, एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा भाई साहब, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए वो अनबैलेंस नेचर का होना चाहिए। अनबैलेंस का मतलब अगर मैंने 10 न्यूटन इधर लगा दिया और 10 न्यूटन इधर लगा दिया,
10 न्यूटन इधर है, 10 न्यूटन इधर। सर तुम बोलोगे सर अनबैलेंस फोर्स, ये यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस तो है, फिर भी ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि फोर्सेस क्या हो जा रहे थे, बैलेंस्ड हो जा रहे थे। ये 10 न्यूटन के इफेक्ट को ये 10 न्यूटन जो होता है वो कैंसिल आउट कर लेता है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं चल पाता। तो कोई भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को अगर आपको चलाना है तो आपको एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो ऑब्जेक्ट में कोई मोशन नहीं होने वाला। इसी को हम क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ना लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। और ये जो इनर्शिया वर्ड है ना, ये जो इनर्शिया वर्ड है, ये इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मास के। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि एक क्रिकेट का बॉल, एक क्रिकेट का बॉल है ऐसे ग्राउंड पर रखा हुआ है, ठीक है। फिर एक स्टोन का ऐसा बॉल है जो ग्राउंड पर रखा हुआ है, और पूरा पूरा अर्थ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये क्रिकेट बॉल, स्टोन का बॉल और ये अर्थ सब रेस्ट में रखे हुए, ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में। किसको चलाना आसान है? तो तुम बोलोगे सर ये वाले बॉल को चलाना बहुत ही आसान है। अब क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि इसका जो इनर्शिया है ना, सिंस मास, इस वाले बॉल का मास सबसे कम है, तो इस वाले बॉल का जो इनर्शिया है वो सबसे कम है। इनर्शिया मतलब इसका जो टेंडेंसी था, इसका जो टेंडेंसी था अपने स्टेट को रेजिस्ट करने वाला, वो टेंडेंसी सबसे कम है। मतलब ये बहुत इजीली अपने स्टेट को चेंज कर सकता है ना। तो जितना कम मास होगा उतने आसानी से आप ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकते हो। तो यहां पर हमने बोला कि लॉ ऑफ इनर्शिया में अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसका मास कम है तो आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, उसको मोशन में ला सकते हो। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में और उसका मास बहुत ज्यादा है तो बहुत हैवी अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर और अगर मैं एग्जांपल बताऊं, अगर आपने वो मूवी देखी है शायद, खट्टा मीठा। खट्टा मीठा एक मूवी थी, देखना, अच्छी कॉमेडी मूवी, अच्छा लगेगा अगर आप देखते हो तो। उसमें क्या है ना, उसमें एक सीन होता है जिसमें वो क्या करते हैं, रोड रोलर, वो जो अक्षय होता है, अक्षय वो बीएमसी के ऑफिस से रोड रोलर वो लेकर आ रहा होता है। तो रोड रोलर चलता नहीं है तो वो मैकेनिक को लेके आते हैं, जॉनी लेवर को लेके आते हैं। जॉनी लेवर उसको और खराब कर देता है। अब जॉनी लेवर जब उसको और खराब कर देता है तो वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है, रोड रोलर को क्या करेंगे, हाथी से पुल कर लेंगे। तो हाथी से पुल कर रहे होते हैं, हाथी ऊपर लेके जा रहा होता है, लेकिन बीच में क्या होता है, अचानक से बीच में जो धागा था जिससे हाथी और रोड रोलर बांधे गए थे वो टूट जाता है। अब जैसे ही धागा टूट जाता है, वो जो रोड रोलर है वो क्या करता है, वो इंक्लाइन पे ऐसे चढ़ रहा था ऐसे ऊपर, तो रोड रोलर नीचे गिरना स्टार्ट करता है। अब रोड रोलर जब नीचे गिरना स्टार्ट, रोड रोलर का मास बहुत ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा है मतलब उसका इनर्शिया का वैल्यू भी क्या है, बहुत ज्यादा है। अब उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है मतलब वो क्या कर रहा है, अपने स्टेट को चेंज करना उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो स्टार्टिंग में अक्षय क्या करता है, रोड रोलर को रोकने की कोशिश करता है, खुद से नहीं रोकती है। फिर वो क्या करता है, बाइसाइकिल डाल देता है बीच में, रोड रोलर चली जाती है। वो राजपाल यादव को उठा के बीच में डाल देता है, राजपाल यादव भाग जाता है। फिर फाइनली वो रोड रोलर कब जाके रुकता है, जब वो एक्ट्रेस के घर को जाके तोड़ देता है, उसके वॉल को जाके तोड़ देता है, तब जाके रुकता है। इसका मतलब अगर एक भारी सा ऑब्जेक्ट चल रहा है, एक भारी सा ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको रोकना बहुत ही मुश्किल। इसका एग्जाम्पल ये भी समझ सकते हो, मान लो क्या है, तुम इधर से दौड़ते हुए आ रहे हो, ऐसे ऐसे तुम दौड़ते हुए आ रहे हो, जैसे चींटी दौड़ती हुई आ रही है। तुम दौड़ते हुए आ रहे हो, चींटी दौड़ती हुई आ रही है, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही फर्क तुमको कब पड़ेगा, तुम जब दौड़ते हुए आ रहे हो और यहाँ से हथनी दौड़ती हुई आ रही है ना, तो तुमको अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। हथनी तुमको उड़ा के कहाँ फेंक दी तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो जो इनर्शिया है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो मास पे डिपेंड करता है। तो हम ना इनर्शिया को क्या करते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया को दो तरह से बताते हैं। एक हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। अब ये सब कोई नई बात है नहीं, ये सब आपने पहले भी पढ़ लिया है, और अगर नहीं लग रही है तो फिर नोट कर लेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल ट्राई टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो अपने रेस्ट वाले स्टेट को रिटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब इसका अगर कुछ एग्जांपल बोला जाए, इसका कुछ एग्जांपल बोला जाए तो वो आपने एक एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी बुक का है। इस तरह का एक ग्लास टम्बलर है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या कर दिया, एक कार्डबोर्ड ऐसे रख दिया है, एक थिक सा कार्डबोर्ड रख दिया है, और कार्डबोर्ड के ऊपर आपने रख दिया एक कॉइन ऐसे।
अब अपन जैसे ही कार्डबोर्ड को फ्लिक करते हैं, जैसे ही कार्डबोर्ड को फ्लिक करते हैं तो कार्डबोर्ड इधर चला जाता है और कॉइन जो होता है नीचे गिर जाता है। अब अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में कॉइन और ये कार्डबोर्ड दोनों रेस्ट में थे, कॉइन भी रेस्ट में था और ये कार्डबोर्ड जो था वो भी रेस्ट में था। जैसे ही आपने कार्ड को फ्लिक किया, जैसे ही आपने कार्ड को फ्लिक किया, कार्ड मोशन में आ गया। कार्ड को फ्लिक किया मतलब कार्ड पे फोर्स अप्लाई किया, कार्ड पर फोर्स अप्लाई किया तो कार्ड जो था वो मूव करके इधर चला गया। कॉइन पे तो कोई फोर्स लगाया नहीं गया है, अगर कॉइन पे कोई फोर्स नहीं लगाया गया तो कॉइन वहीं पे रुक जाता है, कॉइन वहीं पे रुक गया और फिर क्या होगा, वेट के कारण वो नीचे गिरना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पर ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल हो गया। क्या एग्जांपल हो गया? जिस पे फोर्स लगाया उसने अपने स्टेट चेंज कर लिया, जिस पे फोर्स नहीं लगाया वो अपने स्टेट को नहीं चेंज कर पा रहा है। बोलोगे सर यहाँ पर मोशन में तो आया है कॉइन, तो मोशन में कॉइन आया है लेकिन उस डायरेक्शन में नहीं जिस डायरेक्शन में कार्ड पर फोर्स अप्लाई किया गया है, वो नीचे गिरा बिकॉज ऑफ दिस वेट। अगर यही डायग्राम, अगर ऐसा ही कुछ अगर आपने मान लो सरफेस पे रख के किया होता और यहाँ पर कॉइन होता, ऐसे कॉइन होता और आपने सर इसको ये किया होता ना, तो ये आराम से बस वहीं पे रुक जाता, ये नहीं आगे मूव करता। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। और भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल क्या है? जब आप क्या करते हो ठंड के टाइम में, अभी जो ठंड का टाइम है, अगर आप सुबह सुबह पेड़ों के पत्तों को ऐसे ऐसे जाके हिलाओगे तो उसमें क्या होता है, बारिश की बूंदें गिर जाती हैं। अब बारिश की बूंदें क्यों गिरती हैं? क्योंकि तुमने पेड़ों पर फोर्स अप्लाई किया तो पेड़ मोशन में आ गया, लेकिन वो जो बारिश की बूंदें थे उस पर तो किसी ने फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो वो क्या करते हैं, नीचे गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसी तरह इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल क्या होता है? ऐसा बोला जाता है कि कभी भी एक चलते हुए बस से नीचे नहीं कूदना चाहिए, ठीक है, या चलते हुए बस के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। देखते हैं क्या होता है भाई। मान लो अगर ये चलता हुआ बस है, ये ऐसा चलता हुआ बस है और यहाँ पर अपना हीरो है, अभी कूदने वाला है हीरो, अभी अभी तक हीरो है, जब तक नहीं कूदा है तब तक हीरो है। और यहाँ पर ये क्या है, ग्राउंड है, बगल में ग्राउंड। कार, ये कार नहीं है, बस है, बस मस्त वाले स्पीड में जा रही थी, हीरो को क्या सूझा, वो कूद गया ऐसे। अब जैसे ही हीरो जो है, जैसे ही हीरो जो है वो जंप किया, तो स्टार्टिंग में क्या था, अगर ये बस मूव कर रही थी, अगर ये बस मूव कर रही थी तो बस में रखे हुए हर एक पार्टिकल्स मूव कर रहे थे ना। अगर आप बस में, अमरावती में बस में बैठते हो और ये सोच के कि नागपुर पहुंचना है, तो बस नागपुर पहुंच जाती है, आप अमरावती में रुके रहते हो क्या? नहीं। अगर बस चल रही तो उसमें बैठा हुआ आप भी चल रहे हो ना। इसका मतलब ये है कि अगर बस कुछ स्पीड से मूव कर रहा है तो ये इंसान भी वही स्पीड से मूव कर रहा है। अब जैसे ही ये जंप करके ग्राउंड में पहुंचेगा, जैसे ही जंप करके ग्राउंड में पहुंचेगा, मैं इसके बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। दो पार्ट में डिवाइड करना मतलब काट नहीं दिया बीच में, इमेजिनेशन के दो पार्ट अज्यूम कर लो, अपर पार्ट लोअर पार्ट। अब ये क्या था, जब बस जो है, जब ये बस जो है वो स्पीड से मूव कर रही थी और ये हीरो अगर सडनली जंप कर गया, तो बस का जो अपर पार्ट है वो अभी भी मोशन में है। क्यों? क्योंकि जो स्पीड से बस चल रहा था वही स्पीड से बॉडी का अपर पार्ट भी मोशन में है, लेकिन बॉडी का जो लोअर पार्ट है ना वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आ गया। ग्राउंड तो चल नहीं रहा, ठीक है, ये थोड़ी है कि मैं ठहरा रहा और जमीन चलने लगी, ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। ग्राउंड जो है, ग्राउंड तो रुका हुआ है। अब अगर ये ग्राउंड रुका हुआ है तो बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो ऑल ऑफ सडन क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। बॉडी का अपर पार्ट मोशन में है और बॉडी का लोअर पार्ट जो है वो रेस्ट में आ चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा, बॉडी का लोअर पार्ट नहीं आगे जाना चाहता, बॉडी का अपर पार्ट आगे भागना चाहता है, तो क्या होगा, जो इंसान है वो सर के बल ऐसे गिरेगा क्या? अब यहां तक वो जब तक बस में था तब तक तो हीरो था, लेकिन जब उसने ये बेवकूफी कर दी, जंप करके यहाँ पे आ गया, तब वो क्या हो गया, हीरो से जीरो हो गया, नीचे गिरेगा, सर फटेगा उसका। कहां से? इधर आगे से सर फटेगा और यहाँ पे आ जाएगा मैं सी हूं, ऐसे लिखा रहेगा। अच्छा, इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गया भाई साहब कि चलते हुए बस से नहीं कूदना। अब तुम बोलोगे सर नहीं, हमने तो देखा है वो जो ट्रेन में वो मूंगफली वाले वो कूली और वो जो पानी वाले ये लोग होते हैं वो तो मैंने कूद के देखा है। आपने अगर कभी नोटिस किया होगा ना, तो वो जैसे ही जंप करते हैं वो आगे भागना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही कूदते हैं वो आगे भागना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा क्या होता है, जंप करने, आगे भागने से क्या हो गया, बॉडी का लोअर पार्ट भी मोशन में है, बॉडी का अपर पार्ट भी मोशन में है, तो वो खुद को बैलेंस कर लेते हैं, हैबिट हो जाती है, खुद को बैलेंस कर लेते हैं, तब वो मेंटेन कर पाते हैं। फिर से मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप कूदे ऐसा आप जंप करें, ठीक है, ऐसा भी कोई सिचुएशन नहीं आना चाहिए कि आपको कूदना पड़ रहा है, जंप करना पड़ रहा है। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल। इसी का अगर वाइसे वर्सा बोलते हैं, इसी का वाइसे वर्सा क्या होगा, वाइसे वर्सा मतलब
इंसान जो है वो रेस्ट में था पहले और वो चलते हुए बस में कूद गया। फिर से, जब तक रुका हुआ है तब तक हीरो है। अब जैसे ये जंप करके यहाँ पर आया तो स्टार्टिंग में इंसान क्या है, रेस्ट में है। अब स्टार्टिंग में इंसान रेस्ट में है मतलब बॉडी का जो अपर पार्ट है वो क्या है, रेस्ट में है। बॉडी का लोअर पार्ट जो है वो भी रेस्ट में। अब जैसे ही जंप करके ऊपर गया, जैसे ही जंप करके ऊपर गया, बॉडी का लोअर पार्ट बस के कांटेक्ट में आ गया तो बॉडी का लोअर पार्ट मोशन में आ गया, लेकिन बॉडी का अपर पार्ट अभी भी रेस्ट में है। अब अगर बॉडी का अपर पार्ट अभी भी रेस्ट में है तो ऐसा हो गया, ये आगे भाग रहा है, ये रुका हुआ है, तो ये इधर गिरेगा क्या। तो अब जब ये इधर गिरेगा तो अब पीछे से फटेगा इसका सर। अगर चलते हुए बस से कूदोगे नीचे तो आगे से सर फटेगा, अगर रुके हुए सॉरी ग्राउंड से अगर चलते हुए बस पे चढ़ोगे तो पीछे से सर फटेगा। तो आप देख लेना कि कौन सा सर आपको, आप चाहते हो कौन सा पार्ट डैमेज हो, उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको हीरो बन के रहना है तो यू कैन अवॉइड दीस टाइप ऑफ सिचुएशंस। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन के कुछ एग्जांपल हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया का मतलब है टेंडेंसी अपने स्टेट को मेंटेन करने की, ठीक है, या अपने स्टेट के को चेंज करने को के रेजिस्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको इनर्शिया बोलते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए हमें एक वर्ड डिफाइन करना पड़ेगा, मोमेंटम। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए हम एक वर्ड डिफाइन करने वाले हैं, मोमेंटम। ऐसे तो मोमेंटम को क्या करेंगे, पी लेटर से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं, पी वेक्टर इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। मैथमेटिकली अगर कोई पूछे कि मोमेंटम क्या है तो मैथमेटिकली ऐसा बोला जाता है कि पी वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर जो है वो मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी वेक्टर है। और अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन सीधा ये बोल देना, मोमेंटम, मोमेंटम मस्ट कैरी ऑन। इसका मतलब क्या है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। मोमेंटम मस्ट कैरी ऑन का मतलब होता था जैसा चल रहा है चलने दो। इसका मतलब ये होता है, मोमेंटम का सीधा सा मतलब ये समझना कि इफ any object is moving, if any object is moving, it has some momentum। अगर इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है। अब ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, ऑब्जेक्ट मतलब जिसका मास डिफाइंड है, ठीक है। तो हमने सीधा सा इतना बोल देना कि मोमेंटम जो है वो या तो मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी वेक्टर है, या तो ये डेफिनेशन बोल देना, या सीधा से ये बोल देना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मतलब उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम, ठीक है। अब ये जो मोमेंटम है, momentum is a vector quantity, momentum is a vector quantity, vector quantity whose magnitude is given by the product of mass and velocity of the object, product of mass and velocity of the object, and direction of momentum is same as the direction of velocity vector, direction of velocity vector, ठीक है। ये अपने को याद रखना पड़ेगा कि मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी से फाइंड आउट कर लेंगे। और उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो डायरेक्शन जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होता है वही मोमेंटम वेक्टर का डायरेक्शन होता है। अब कोई अगर पूछे कि सर मोमेंटम क्या है, तो सीधा से इतना समझ लेना कि अगर कोई पार्टिकल चल रहा है मतलब उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मोमेंटम है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ना, वो उसका स्टेटमेंट देखो ऐसा है। न्यूटन का सेकंड लॉ का जो स्टेटमेंट है, अब न्यूटन का सेकंड लॉ किसी से पूछो तो बोल देते हैं फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वो नहीं है भाई साहब न्यूटन सेकंड लॉ, गलतफहमी मत रहना कि न्यूटन का सेकंड लॉ मास इनटू एक्सेलरेशन है। न्यूटन का सेकंड लॉ का जो स्टेटमेंट अभी बोल रहे हैं वही याद रखना है।
न्यूटन का सेकंड लॉ इज rate of change of momentum, rate of change of momentum, rate of change of momentum is directly proportional, is directly proportional to force applied. ये न्यूटन का सेकंड लॉ। हमेशा जब भी कोई पूछे न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है तो ये बोलना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब चेंज ऑफ मोमेंटम फिजिक्स में अगर मेरे को चेंज लिखना होता है तो फिजिक्स में चेंज को क्या लिखते हैं, d इंटू पी लिखते हैं ना। या तो आप ऐसा लिख देना, इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, dp अगर मैंने लिख दिया तो ये दुर्गा पूजा नहीं है, ये हो जाएगा dp का मतलब हो गया स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, ये दिखता नहीं मेरा चश्मा क्या, dp का मतलब है स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। या तो अगर ऐसा लिखा मिल जाए डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी अगर लिखा मिल जाए तो वो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी को इस तरह से लिखते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, अगर ये लिखा मिल जाए dt का मतलब है स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन टाइम, और डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टाइम, डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टाइम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब यहाँ पे इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो या तो आप इसको ऐसा लिख लो, यहाँ पे आप स्टेटमेंट या तो ऐसा लिख सकते हो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, या तो ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं या ये भी लिखा हुआ मिल सकता है फोर्स इज डायरेक्टली टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। अब फिजिक्स को ये प्रोपोर्शनलिटी साइन नहीं पसंद, फिजिक्स को ये प्रोपोर्शनलिटी साइन नहीं पसंद, तो फिजिक्स बोलता है इसको हटा दो, यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे और इस बार जो कांस्टेंट है वो 1 ही है, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा dp अपॉन dt। या तो ऐसा लिख दो या इसको आप ये लिख सकते हो f इज इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अच्छा, अब ये p को क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ पर मोमेंटम है, मोमेंटम में हम d अपॉन dt, p के प्लेस में m इंटू वी वेक्टर में लिख सकते हैं क्या। अगर मैं फोर्स को वेक्टर में लिखूं तो क्या हो जाएगा, m इंटू वी वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, अब प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा होगा, प्रोडक्ट रूल अगर आपने पढ़ा है तो फोर्स वेक्टर को जब डिफरेंशिएशन करना है तो ऐसा हो जाएगा, v वेक्टर बाहर निकाल दो dm बाई dt पहला टर्म, दूसरा वेक्टर m बाहर निकाल के d अपॉन dt ऑफ v वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब ये जो हम न्यूटन का पहला लॉ, मतलब अभी अभी हम जो केसेस पढ़ेंगे ना उसमें मास क्या है, कांस्टेंट है। इफ मास इज कांस्टेंट, इफ मास इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है तो मास कांस्टेंट होने का मतलब क्या होगा कि dm अपॉन dt का वैल्यू जो है वो 0 है। अब जैसे ही आप dm अपॉन dt को 0 रख दोगे, dm अपॉन dt को अगर आपने 0 रख दिया तो जो फोर्स का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, दैट इंप्लाइज f वेक्टर जो है m टाइम्स ऑफ d अपॉन dt ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर को एक्सेलरेशन वेक्टर बोलते हैं क्या। तो ये सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास फोर्स वेक्टर जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर आ जाता है। ये तब आया है जब dm अपॉन dt 0 है, इसलिए हम कभी भी अगर न्यूटन का सेकंड लॉ बोले तो वो मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं है, वो एक स्पेशल केस के लिए है। अब आगे जब हम पढ़ेंगे उसमें मास भी वेरिएबल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो न्यूटन का सेकंड लॉ कभी भी कोई पूछे तो सीधा सा बोलना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। यहाँ पर अगर मास का वैल्यू कांस्टेंट है तो फोर्स का वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाता है, हमेशा ऐसा इक्वल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, अब ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस। अगर मैं dp dt लिख रहा हूं मतलब क्या है, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और अगर मैं इस तरह से लिखूंगा मतलब ये एवरेज वैल्यू। यहाँ पर अगर जो फोर्स लिख रहे हैं ना, जैसे ये इस समय जब फोर्स लिखा था F इक्वल्स टू dp अपॉन dt, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू था, इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। ये इंस्टेंटेनियस और एवरेज मैंने आपको समझाया है वेलोसिटी के टाइम पर। F इक्वल्स टू dp अपॉन dt मतलब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। और अगर F इक्वल्स टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा t लिखा है मतलब यहाँ पर ये क्या है, F एवरेज है, ठीक है। तो एवरेज फोर्स को हमने किस तरह से लिखा है,
P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ना, वेक्टर में रह देते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी आ जाएगा। P फाइनल का मतलब हो जाएगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस ऑफ P इनिशियल का मतलब हो जाएगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब एवरेज फोर्स का वैल्यू हो जाएगा, दोनों से अगर मैं मास बाहर निकाल दूं तो v वेक्टर माइनस u वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब ये पूरा एक्सेलरेशन वेक्टर है क्या, तो यहां पर हो जाएगा एवरेज फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज फोर्स का वैल्यू है मास टाइम्स ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। सीधा सा बस इतना याद रख लेना कि कभी भी न्यूटन सेकंड लॉ बोला जाए तो आपको क्या करना है, चेंज ऑफ मोमेंटम को चेंज ऑफ टाइम से डिवाइड कर देना, आपको फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा जैसे अगर मैं कुछ क्वेश्चन कराऊं इसमें, मान लिया जाए कि क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन क्या बोला गया, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2t square minus 3t plus 5, 2t square minus 3t plus 5, find the force acting on the particle, find the force acting on the particle, find the force acting on the particle at t equals to 2 सेकेंड। अब बहुत ही आसान है, और ये भी गिवन है, गिवन mass of the object is, mass of the object is 2 kgs, ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 2 kg का है। अच्छा अब अगर मैं p इंस्टेंटेनियस लिखूं, अगर मैं इंस्टेंटेनियस p लिखूं तो इंस्टेंटेनियस p क्या होता है, मास इनटू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मेरे को किसी भी इंस्टेंट का मोमेंटम लिखना है तो उस इंस्टेंट के मास को उस इंस्टेंट के वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब p इंस्टेंटेनियस का वैल्यू कितना आ जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी इंस्टेंट। मास का वैल्यू कितना है, मास का वैल्यू हमारे पास है 2, मास का वैल्यू 2 है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन था 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5, इस तरह से लिख सकते हैं। तो p इंस्टेंटेनियस का वैल्यू कितना आ जाएगा, p इंस्टेंटेनियस हो गया 4t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 10, ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस p आ गया। अब अगर एक बार इंस्टेंटेनियस p आ गया तो फोर्स का डेफिनेशन क्या है, फोर्स का डेफिनेशन है dp अपॉन dp, यही तो फोर्स था ना। तो यहां पर आप क्या कर लो, दैट इंप्लाइज फोर्स इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ 4t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहां पर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, d अपॉन dt ऑफ 4t स्क्वायर, d अपॉन dt ऑफ 4t स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये अपन फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, d अपॉन dt ऑफ 4t स्क्वायर 8t का हो जाएगा, फिर d अपॉन dt ऑफ 6t कितना हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, 10 तो कांस्टेंट है, 0 आ गया। तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस फोर्स का इक्वेशन ये आया है, लेकिन मेरे को फोर्स कब का जानना है, मेरे को फोर्स जानना है एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड का। तो जहां पर भी t है वहां पर 2 पुट कर दो, तो फोर्स एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड आ जाएगा 8 इंटू 2 माइनस 6, 8 इंटू 2 इज 16, 16 माइनस 6 इज 10, ये आंसर है। बात समझ में आया क्या? तो अगर आपके पास वेलोसिटी गिवन है तो वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट कर लोगे तो आपको मोमेंटम मिल जाएगा, और मोमेंटम को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हो तो आपको फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आसान था क्या? अच्छा अब न्यूटन का सेकेंड लॉ, सिंस हम मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे जो चैप्टर हमारे पास है उसमें आप ऐसा समझ लें कि मास हमेशा कांस्टेंट है, इसलिए हम बार बार फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन यूज कर लेंगे, लेकिन वो एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा थर्ड लॉ के बारे में भी बात कर लेते हैं। अच्छा थर्ड लॉ समझाने से पहले ना मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम या टाइप्स ऑफ फोर्सेस पहले बताने पड़ेंगे, तो बता दूं क्या आज टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कुछ कुछ बता देता हूँ, देखता हूँ जो जो मेरे को याद है। थर्ड लॉ में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो हम यूज करने वाले हैं।
टाइप्स ऑफ फोर्सेस में सबसे पहला फोर्स जो हम देखेंगे वो होगा वेट। अब वेट क्या है तो ये समझते हैं। अब वेट और मास में ना लोगों को कंफ्यूजन होता है। कोई आपसे पूछता है आपका वेट कितना है, आप बता देते हो 70 kg। अरे वेट भाई साहब, वेट फोर्स है भाई साहब। अगर आपसे उसने आपका वेट पूछा है मतलब आप उसको 700 न्यूटन बताओगे। वेट जो है वो फोर्स है, आप तो उसको मास बता दिए, वो अनपढ़ और आप डबल अनपढ़। मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जितने प्रेजेंट है, उसका जो कलेक्शन है उसी को उसका मास बोलते हैं। तो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का मास हो गया। ऐसा ही यूनिट ऑफ मास इज केजीज। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, केजीज में एक्सप्रेस करते हैं। अब वेट क्या है सर फिर? तो वेट क्या है, ये जो हमारी प्यारी सी धरती है, अर्थ, ये जो माता है, वो क्या कर रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। जो धरती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। अब द फोर्स with which the force with which the earth applies, the force with which the earth pull any object towards its center, the force with which earth pulls any object towards its center is known as the weight, is known as the weight of the object, is known as the weight of the object। सीधा सा देसी लैंग्वेज में क्या याद रखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ उसको अपनी तरफ पुल कर रही है। अब जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है, उस फोर्स को ही उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। जैसे ये बॉल अगर है, ये बॉल का मास है m, तो ये अर्थ क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है। अब इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है तो एक फोर्स से पुल कर रहा होगा। अब ये जिस फोर्स से पुल करता है ना, उसी फोर्स को हम उस ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं। अब न्यूटन का सेकंड लॉ में हमने ये देखा था, न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने क्या देखा था कि फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल आता है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ पुल करता है और जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है वो होता है जी। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ पुल करता है ना, तो जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है वो होता है जी, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ जी एक्सेलरेशन से ही पुल कर रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर एक 10 केजी का ऑब्जेक्ट और एक 100 केजी का ऑब्जेक्ट को, अगर एक 10 केजी और एक 100 केजी के ऑब्जेक्ट को एक साथ आप रिलीज करोगे, जहां पर कोई एयर नहीं है वहां पर, तो 10 केजी और 100 केजी का ऑब्जेक्ट एक साथ जमीन पर ऐसे आके हिट करेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि 10 केजी का ऑब्जेक्ट था, 100 केजी का ऑब्जेक्ट, तो कौन पहले हिट करेगा। तो सिंस यहाँ पर कोई एयर फ्रिक्शन अप्लाई करने वाला नहीं है और दोनों पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो दोनों का चेंज इन वेलोसिटी एक जैसा होगा, दोनों का मोशन एक जैसा होगा, तो दोनों एक साथ क्या करने वाले थे, जमीन को हिट करने वाले हैं, अगर दोनों को एक हाइट से एक टाइम पर रिलीज किया गया है। तो स्मॉल जी जो है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू हमेशा 9.8 रखेंगे या 10 रखेंगे इजी कैलकुलेशन के लिए, डिस्पाइट ऑफ द मास, शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट आपको लिखना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट आपको लिखना है अगर, तो आप क्या लिखोगे, उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 केजी का है तो उसका वेट कितना है, 100 न्यूटन का। और वेट क्या है, वेट केजीज में एक्सप्रेस नहीं करते, वेट एक फोर्स है। तो आज के बाद से कोई अगर वेट पूछे वेट कितना है, तो बोलना 700 न्यूटन। 700 न्यूटन मतलब 70 केजी के आसपास तुम्हारा वेट है। या बोलना 600 न्यूटन, 700 न्यूटन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बोलना 600 न्यूटन, 600 न्यूटन मतलब 60 केजी के आसपास तुम्हारा वेट है। बात समझ में आया है क्या, हाँ या ना। तो इस तरह से हमने टाइप ऑफ फोर्सेस में सबसे पहला फोर्स देखा जिसको हमने क्या बोला, वेट फोर्स। ठीक है, अब किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ पुल करता है, अब जितने भी फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रहा है ना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का
वेट। ठीक है, इतना करते हैं आज, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फिर।